जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल जीएस पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग लेखपाल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो लेखपाल में एक सब्जेक्ट होता है ग्राम समाज एवं विकास। जी हाँ दोस्तों, ग्राम समाज एवं विकास, इस विषय पर काफी कम लोगों को जानकारी होती है और उनका क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और अगर आप इस वीडियो में 25 क्वेश्चन पूछे गए, अगर आप 20 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो समझिए कि आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ग्राम समाज एवं विकास के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि लेखपाल का संबंध किस विभाग से है। तो लेखपाल का संबंध राजस्व विभाग से होता है, जो कि आपके तहसील में पड़ता है। अगला आपका प्रश्न है कि केसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो केसीसी का फुल फॉर्म होता है किसान क्रेडिट कार्ड, जिस पर कृषक को ऋण दिया जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि ग्राम सभा सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र क्या है। तो देखिए, ग्राम सभा सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र वह है 18 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, 18 वर्ष। और यह न्यूनतम उम्र किस लिए है? तो वोटर बनने के लिए। ठीक है, तो जब आप लोग वोटर बन जाते हैं तो ग्राम सभा के सदस्य बन जाते हैं। तो देखिए, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और गांव में अंतर होता है। अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी तरह से जानकारी मिलेगी कि ग्राम क्या होता है, ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है। और इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 101% पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और यह मेरा एक और चैनल है जय भारत के नाम से। जय भारत पर आप जाएंगे तो उसमें मैंने ग्राम समाज के बारे में, ग्राम सभा के बारे में, ग्राम पंचायत, गांव, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, वार्ड मेंबर, सारे विषय को मैंने कवर किया है, बहुत ही अच्छी तरह से बारीकी से बताया है। तो आप लोग उस चैनल पे जाइएगा, जय भारत नामक चैनल पर, उस पर ये वीडियो देखिएगा, आपको पूरी तरह से 100% सही जानकारी मिलेगी। और यह आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना भी है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएगा। तो आप इसको ठीक से क्लियर कर लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, नरेगा की शुरुआत कब हुआ। नरेगा वही जो कि अब मनरेगा के नाम से जाना जाता है, जिसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो इसकी शुरुआत हुआ था 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 को जब इसका प्रारंभ हुआ था, तो उस समय इसका नाम था नरेगा नाम था। लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसको मनरेगा कर दिया, यानी कि महात्मा गांधी इसमें आगे जोड़ दिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन, इस तरह से इसका नाम हो गया। ठीक है, तो नरेगा 2006 को प्रारंभ हुआ और इसका नाम मनरेगा पड़ा 2 अक्टूबर 2009 को। इसको आप लोग ठीक से याद कर लीजिएगा। अगला आपका प्रश्न है कि जरीब की लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों, जरीब क्या होता है, पहले ये आपको जानना चाहिए। तो देखिए, जो जरीब शब्द होता है, ये जरीब, ये एक प्रकार से आपने देखा हो कि कहीं कहीं पर भूमि की पैमाइश की जाती है, भूमि की नापी की जाती है। तो लेखपाल या फिर जो अमीन होते हैं, वो अपने साथ एक लोहे का चैन लिए रहते हैं, लोहे का सिक्कड़ टाइप, जिसको सिक्कड़ कहा जाता है, जंजीर कहा जाता है, वो लिए रहते हैं, उसी को जरीब कहा जाता है। ये उर्दू शब्द है जरीब। तो वही लोहे का जो चैन होता है, उसी को जरीब कहा जाता है। और उसकी लंबाई कितनी होती है? तो ये 27.5 गज होती है। तो अब तो लेखपाल भी मीटर वाला जो फीता होता है उससे नापते हैं। ये बहुत ही पुराना शब्द है और इसका प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। धान किस मौसम की फसल है। तो धान खरीफ मौसम की फसल है। खरीफ मौसम और रबी जो मौसम होते हैं, 2 तरह के होते हैं। अनाज के लिए 2 तरह के मौसम होते हैं, खरीफ मौसम और रबी का मौसम। ठीक है, खरीफ का जो मौसम होता है वह स्पेशली धान उगाने के लिए होता है। जैसे कि आपने देखा हो कि जब सितंबर, अक्टूबर और अगस्त में जब बरसात होती है, तो उस समय खरीफ की फसल बोई जाती है, यानी कि धान की फसल। और जब धीरे धीरे ये मौसम खत्म हो जाता है, ठंडी प्रारंभ हो जाती है, तो उसको रबी का मौसम कहते हैं। उसमें गेहूं की फसल या फिर चने की फसल तो उगाई जाती है। कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने पर वार्ड मेंबर के परिवार को कितनी धनराशि प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से हमारे दोस्तों को अभी इसके बारे में पता नहीं है। बहुत से लोग तो वैसे हैं जो कि ग्राम पंचायत के सदस्य है, वार्ड मेंबर है, और उनको इस बात की पता नहीं है। तो चाहे आप ग्राम पंचायत के सदस्य हो या फिर क्षेत्र पंचायत के सदस्य हो या फिर जिला पंचायत के सदस्य, ये जानकारी आपको होना चाहिए कि कार्यकाल के दौरान अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको 2 लाख रुपए उनके परिवार वालों को मिलती है। ठीक है, किसको? तो वार्ड मेंबर के परिवार वालों को, यानी कि ग्राम पंचायत सदस्य के परिवार को। अगर वही क्षेत्र पंचायत सदस्य की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को 3 लाख रुपए मिलती है। और अगर जिला पंचायत सदस्य की मृत्यु हो जाती है कार्यकाल के दौरान, तो उनको 5 लाख रुपए उनके परिवार को मिलती है। ठीक उसी तरह से अगर ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाए, या फिर ब्लॉक प्रमुख की मृत्यु हो जाए, या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष की मृत्यु हो जाए कार्यकाल के दौरान, तो उनके परिवार वालों को 10 लाख रुपया मिलता है। ठीक है, कितना? तो 10 लाख रुपया मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो से भी काफी ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके लेखपाल के एग्जाम में। ठीक है,
तो सांसद और विधायक में क्या अंतर है, बहुत ही मैंने डिटेल से बताया है, क्योंकि देखिए लेखपाल का जो ये ग्राम समाज एवं विकास जो सिलेबस है, इसमें इन्हीं सब जो ग्राउंड पे चीजें हैं उनमें से वो क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग हमारे जय भारत नामक चैनल पे जाएंगे तो इनके बारे में पूरी जानकारी आपको डिटेल में दी गई है, आप लोग इसको जरूर से जरूर देखिएगा। अगला आपका प्रश्न है कि जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन होता है। तो देखिए जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कहा जाए तो उसको जिला कलेक्टर कहा जाता है। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में अधिकतर जो है कलेक्टर, या फिर साउथ की मूवी देखेंगे तो वहां पर कलेक्टर शब्द का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो कलेक्टर का मतलब कि जो जिला का डीएम होता है उसी को कलेक्टर कहा जाता है। पहले जो था कि अंग्रेजों के समय में कलेक्टर अलग रहता था, डीएम अलग रहता था, ठीक है, और जिला अधिकारी अलग रहता था। लेकिन अब जो है बिल्कुल इसको सेंट्रलाइज कर दिया गया है। जो जिला अधिकारी है उसी के पास कलेक्टर का भी पावर है और उसी के पास जो है डीएम का भी पावर है, ठीक है। तो जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन होता है, तो उसको आप लोग डीएम कह सकते हैं या फिर जिला कलेक्टर भी कह सकते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि ब्लॉक को हिंदी में उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो ब्लॉक होता है, आपने देखा होगा कि आपका जो जिला होता है वह तहसील में बटा होता है और तहसील जो है कई ब्लॉक में बटा होता है। तो ब्लॉक को हम लोग उत्तर प्रदेश में हिंदी में इसे कहते हैं विकास खंड, ठीक है, विकास खंड। आपने नाम सुना होगा ब्लॉक प्रमुख, ठीक है, ब्लॉक प्रमुख। तो जो ब्लॉक प्रमुख होता है वही आपका विकास खंड का जो है प्रथम नागरिक होता है, ठीक है, विकास खंड का प्रथम नागरिक या फिर विकास खंड का अध्यक्ष भी उसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक का मतलब होता है विकास खंड, जबकि यही बिहार में ब्लॉक को क्या कहा जाता है, तो प्रखंड कहा जाता है। इसीलिए मैंने इसमें कहा है कि ब्लॉक को हिंदी में उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं, तो विकास खंड कहते हैं। बहुत कम लोगों को इसका बारे में पता है कि ब्लॉक को विकास खंड कहते हैं, तो आपको जानकारी होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला आपका प्रश्न है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश में कब से लागू की गई। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश में लागू की गई 24 अप्रैल 1992 से, ठीक है, 24 अप्रैल 1992 से। देखिए इससे पहले भी जो है पंचायती राज जो है लागू किया गया था। सर्वप्रथम जो है राजस्थान का नागौर जिला था 1956 में, वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे लागू किया था। लेकिन वह किसी किसी जगह पर किसी किसी स्टेट में था और उसको संविधान में दर्जा नहीं मिला था। लेकिन 24 अप्रैल 1992 से जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है संविधान में शामिल किया गया। 73वां जो संविधान संशोधन हुआ इसी के लिए हुआ और उसी दिन से जो है यह एक जो है संवैधानिक विषय बन गया, ठीक है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश में कब से लागू की गई, तो 24 अप्रैल 1992 से, और इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल से मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि ब्लॉक और तहसील में कौन बड़ा है। तो देखिए अगर आप लोग लेखपाल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो लेखपाल को बहुत ही जो है जरूरी है कि इस विषय को जानना, ठीक है। कौन सा विषय, तो ये जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए जिला, तहसील, मंडल, प्रधान, विधायक, सांसद, वीडियो कौन होता है, बीडीओ कौन होता है, डीएम कौन होता है, एसडीएम कौन होता है, एसओ कौन होता है, एसएचओ कौन होता है, सीओ कौन होता है, डीएसपी कौन होता है, एसपी कौन होता है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चाहे आप वीडियो की तैयारी करें या फिर वीडियो की तैयारी करो या फिर आप जो है लेखपाल की तैयारी करें या फिर राज्य स्तर का किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तो आपके पास ये जानकारी होना चाहिए। बिल्कुल ये बेसिक जानकारी है लेकिन बहुत लोगों को नहीं होती है। तो आप लोग हमारे जय भारत नामक चैनल पे जाएंगे तो यह जो है आपको वीडियो मिलेगा, आप लोग उसको पूरा देखेगा, बहुत ही अच्छी और बेसिक जानकारी आपको मिलेगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा प्रश्न है कि तहसील में तहसील दिवस कब मनाया जाता है। तो तहसील में तहसील दिवस मनाया जाता है महीने के प्रथम और तृतीय शनिवार को। जी हाँ दोस्तों, जो महीना का प्रथम और तृतीय शनिवार होता है तो उस दिन जो है तहसील में तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है। तो देखिए तहसील दिवस के दिन होता क्या है कि जैसे तहसील में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो एसडीएम होता है। लेकिन एसडीएम के अलावा जो जिला स्तर से भी अधिकारी आते हैं, या तो डीएम आ सकते हैं या फिर एडीएम आ सकते हैं। तो अन्य अधिकारी जो है इस दिन आते हैं आपके तहसील में और आप जो है अपना मामला उनको भी जो है बता सकते हैं। मान लीजिए एसडीएम नहीं सुन रहा है तो उस दिन जो बड़े अधिकारी आते हैं उनसे आप जो है एसडीएम की शिकायत भी कर सकते हैं। तो यह महीने के प्रथम और तृतीय शनिवार को होता है। एक होता है थाना दिवस, ठीक है। तो थाना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये थाना दिवस थाना में मनाया जाता है और ये जो है महीना के द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को मनाया जाता है, ठीक है। महीने के द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को उस दिन थाने में जो है लेखपाल आते हैं और जो पुलिस से संबंधित जो बड़े अधिकारी होते हैं जैसे कि डीएसपी हो गए या फिर एडिशनल एसपी हो गए, वह जो है आपके थाने में आते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में यही अंतर है। देखिए ये सब बेसिक चीजें हैं, ग्राउंड लेवल की चीजें हैं, इसीलिए लेखपाल जब बनता है कोई तो लेखपाल को ये सब कार्य जो है मेंटेन करने पड़ते हैं, ये सब जानकारी उसको होना चाहिए, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछता है। बहुत ही अच्छा यह विषय है। अगला आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। तो मैंने पहले बताया कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम की शुरुआत कब हुई। तो 12 अप्रैल 2005 को, ठीक है, 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई। लेकिन अभी भी गाँव में जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत ही लचर है, केवल जो है फाइलों में इनका काम हो रहा है, कागजों का काम हो रहा है, लेकिन ग्राउंड पे इसकी रिपोर्ट बिल्कुल जीरो है। अगला आपका प्रश्न है कि खतौनी में कुल
खानों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों खतौनी में कुल खानों की संख्या 13 होती है। दोस्तों अगर आप लोग जो है कभी तहसील पे गए होंगे तो खेत का सारा रिकॉर्ड होता है, ठीक है, खेत का कागज होता है। हर व्यक्ति का जिसका भी खेत होगा तो उसका जो है खेती का कागज होता है, तो उसको जो है खतौनी कहा जाता है, ठीक है। एक खसरा भी होता है, एक खतौनी भी होता है। तो खतौनी का ज्यादा उपयोगिता होता है क्योंकि खतौनी में जितने भी खेती के जो अंश धारक होंगे सबका जो उसमें नाम दिया रहता है और उसमें खेती का कितना रकबा है वो भी दिया रहेगा, खेत का नंबर दिया रहेगा, गाटा संख्या रहेगा। तो इन सब चीजों को जो है कई खानों में विभक्त किया जाता है। यानी कि इस तरह से जैसे मान लीजिए एक पेज हो गया, ठीक है, ये एक खतौनी हो गया, ठीक है। तो खतौनी में इस तरह से कई लाइनें खींची रहती है, इसमें गाटा संख्या, इसमें व्यक्ति का नाम, इसमें रकबा, तमाम चीजें दी रहती है। तो उसी का पूछा है कि खतौनी में कुल खानों की संख्या कितनी होती है? तो 13 होती है। क्योंकि जब आप लेखपाल बनेंगे तो आपकी जिम्मेवारी होगी खतौनी तैयार करना और खसरा भी तैयार करना, ठीक है। तो आप कानूनगो की सहायता लेकर, तहसीलदार की सहायता लेकर, अमीन की सहायता लेकर जो है खतौनी को तैयार करेंगे। तो इसलिए आपको यह जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि गांव की व्यवस्थापिका किसे कहते हैं? तो गांव की व्यवस्थापिका को कहा जाता है ग्राम सभा को, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था ना, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत सदस्य, ये सब क्या होते हैं? ग्राम प्रधान। तो ये सब जो है शब्द अलग अलग हैं लेकिन इनके जो है कार्य भी बहुत ज्यादा अलग अलग हैं। लोगों को लगता है कि ये बहुत छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही जो है ये कंफ्यूजन वाली बातें होती है। तो आप लोग इसको जरूर से जरूर जो है हमारे जय भारत नामक चैनल पे जाके देखिएगा, बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी। तो देखिए, गांव की व्यवस्थापिका ग्राम सभा कहलाती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि गांव की कार्यपालिका क्या कहलाती है, तो गांव की कार्यपालिका को हम लोग कहते हैं ग्राम पंचायत, ठीक है। जो ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं वही ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं। तो यह बहुत ही छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इसका बड़ा महत्व होता है। तो ये जो है आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की प्रथम इकाई का क्या नाम है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की प्रथम इकाई का नाम है ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत। और जो है देखिए त्रिस्तरीय में कौन कौन से हो जाते हैं? तो पहला होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है क्षेत्र पंचायत जिसको क्षेत्र परिषद भी कहा जाता है, और तीसरा इकाई होता है जिला पंचायत जिसको जिला परिषद भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको यह जानकारी होना चाहिए। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांव का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो गांव का प्रथम नागरिक ग्राम प्रधान कहलाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जिले का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं, तो उसको कहते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष, ठीक है, जिला पंचायत अध्यक्ष, ना कि विधायक या सांसद होता है। तो गांव का प्रथम नागरिक ग्राम प्रधान होता है। उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी? तो उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली बनी सन 2006 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का पद बिहार में किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार में यह मुखिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो गांव का प्रथम नागरिक होता है उसको ग्राम प्रधान कहा जाता है, जबकि बिहार में इसको मुखिया कहा जाता है। आपने सुना होगा कि बिहार में मुखियाई की चुनाव हो रही है, यानी कि मुखिया पद का चुनाव होता है। ठीक उसी तरह से आप जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उसके बाद जो है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, इधर चले जाएंगे तो वहां पे जो है सरपंच का चुनाव होता है, ठीक है। तो देखिए, प्रधान, मुखिया और सरपंच, इन तीनों में जो है केवल जो है नाम का अंतर है, बाकी पद वही है। तो आप लोग अगर इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो जय भारत नामक चैनल पे जाएंगे और ये वीडियो देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी जो है इसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाएगा आपके लेखपाल में। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? तो 33% आरक्षण प्राप्त है। आपने देखा होगा कि जितने भी त्रिस्तरीय पंचायत में जो चुनाव होते हैं, चाहे ब्लॉक प्रमुख का हो या फिर जो है जिला पंचायत अध्यक्ष का हो या फिर ग्राम प्रधान का हो, तो उसमें 33% आरक्षण महिलाओं को मिलता है, यानी कि 33% सीटें महिलाओं के लिए बुक रहती हैं। अगला आपका प्रश्न है कि खतौनी का नवीनीकरण कितने वर्ष पर होता है? तो दोस्तों, मैंने जो खतौनी के बारे में बताया था उसी खतौनी का यहाँ पर बात हो रहा है। तो खतौनी का नवीनीकरण सामान्यतः 6 वर्ष पर होता है, ठीक है। 6 वर्ष पर एक बार जो है खतौनी तैयार होती है। लेकिन अगर बीच में कुछ संशोधन करवाना हो तो वो हो सकता है, जैसे वरासत कराना हो, उसमें किसी का नाम जो है जोड़ना हो तो वह होता रहता है, ठीक है। वैसे सामान्यतः 6 वर्ष पे होता है। अगला आपका प्रश्न है कि यूपी में ग्राम प्रधान को कितना मानदेय मिलता है? तो यूपी में ग्राम प्रधान को 5000 मानदेय मिलता है। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान को लोग समझते हैं बहुत ज्यादा उसको सरकार पैसा देती है। तो देखिए, योजना के अंतर्गत उसको बहुत पैसा मिलता है, लेकिन उसका वेतन कहा जाए या फिर मानदेय कहा जाए तो मात्र 5000 रुपये उसको मिलता है। पहले 3500 मिलता था, लेकिन योगी गवर्नमेंट ने इसको 2019 में 1500 बढ़ा दिया। अब 5000 जो है प्रधान को मिलता है प्रति महीने, ठीक है। तो आप लोग को इस विषय पे जानकारी होना चाहिए। जय भारत पे जाएंगे तो वहां पे हमारे चैनल पे ये जो है आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है, आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि कृषि वर्ष कब से प्रारंभ होता है? तो दोस्तों, जिस तरह से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है ना, वित्तीय वर्ष, उसी तरह से कृषि वर्ष भी प्रारंभ होता है। और यह कब से प्रारंभ होता है? तो 1 जुलाई से, ठीक है, 1 जुलाई से प्रारंभ होता है और 30 जून तक चलता है। लेखपाल की पदोन्नति किस पद पर होती है? तो लेखपाल की पदोन्नति यानी कि लेखपाल का प्रमोशन कानूनगो पर होता है, जिसको राजस्व निरीक्षक भी कहा जाता है। यह इंस्पेक्टर लेवल का पद है, ठीक है। तो कानूनगो को राजस्व निरीक्षक कहा जाता है। और
कानूनगो के बाद लेखपाल क्या बनेगा, तो वह बनेगा नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार के बाद क्या बनेगा, तो वह तहसीलदार। तहसीलदार तक जो है वह प्रमोशन पा सकता है, और यह जो तहसीलदार है वह पीसीएस लेवल का जो पद होता है। देखिए ग्रुप सी का पद है लेखपाल, ग्रुप सी का वो भर्ती है, लेकिन ग्रुप सी से जो है वह पीसीएस लेवल का अधिकारी बन सकता है। चकबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भूमि सुधार है। चकबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है, भूमि सुधार। चकबंदी में होता क्या है, तो जितने भी टुकड़े टुकड़े खेत होते हैं, एक व्यक्ति का, मान लीजिए एक व्यक्ति का 5 जगह पर खेत है, तो अगर वह चाहे तो चकबंदी जब आता है तो उस समय जो है अपना जो क्षेत्रीय लेखपाल होता है उससे कहकर जो है अपना एक जगह पर पूरे जमीन को जो है वह कर सकता है, बंदोबस्त कर सकता है। यही चकबंदी का मेन उद्देश्य है। तो चकबंदी का मेन उद्देश्य क्या है, भूमि सुधार है। 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर है। 1 हेक्टेयर में कितने बीघा होते हैं, तो 1 हेक्टेयर में 39.5 बीघा होता है। मान के चलिए 4 बीघा होता है। ठीक है, 4 बीघा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप में आ सकते हैं क्योंकि यह लेखपाल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अगला आपका प्रश्न है कि जिला का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं, तो जिले के प्रथम नागरिक को जिला पंचायत अध्यक्ष कहते हैं। दोस्तों ये सब बेसिक चीजें हैं, बहुत ही मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, और यह ग्राउंड से जुड़े हुए क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर लेखपाल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह क्वेश्चन की जानकारी होनी चाहिए। तो उम्मीद करूँ कि हमारी जानकारी पसंद आई है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।